चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हम कुछ दूसरे राइटर्स हैं उनको भी कराएंगे, तो अभी हम निस्सिम स्किल को लेकर आए हैं और निस्सिम स्किल से रिलेटेड जो मेजर फैक्ट्स हैं उसकी भी एक पीडीएफ आप लोग को हम देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत मेजर फैक्ट है, मतलब जरूरी नहीं कि अब एक ही क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा आई डोंट नो, लेकिन ये है कि अगर मेजर क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ से काफ़ी संभावनाएं रहेंगी। तो एक बार रीडिंग कर लेना है, जैसे कि राइटर को लेके कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो इसलिए बस मैं ये आप लोग को देना चाहता हूँ। तो एक बार आप देख लेंगे, जैसे राइटर के बारे में बहुत बेसिक डिटेल है, बहुत बार आपके जीआईसी के लिए तो मतलब बहुत पर्याप्त है, ठीक है। तो अगर आप निस्सिम स्किल की बात करते हैं तो इनका जन्म 1924 में हुआ और इनकी जो फैमिली अक्सर पूछी जाती है कि किस प्रकार के रेस या फैमिली से बिलोंग करते, तो बेन इजराइल रेस इनका है, ज्यूइश फैमिली है इनकी ये। इंग्लिश मराठी बोलते थे और इनमें अक्सर चूंकि ये माइनॉरिटी थे तो इनकी पोइट्री में अक्सर आपको थीम ऑफ एलियनेशन या सर्च फॉर आइडेंटिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ज्यूइश लोग हैं, जब वो इंग्लैंड में उनको सम्मान नहीं मिला, उस तरह से मर्चेंट ऑफ वेनिस आपने पढ़ा है, तो ज्यू कैरेक्टर शायलाक है, उससे कितना लोग नफरत कर रहे हैं, उसके ऊपर थूक दे रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, क्योंकि ज्यू को उस तरह से लोग समाज में इज्जत नहीं दे रहे इंग्लैंड में। तो भारत में जब थोड़े से ज्यू हैं तो उनको कौन रिस्पेक्ट इतना देने वाला है, तो ये दिक्कतें थी। तो यही वजह थी कि ये थीम ऑफ एलियनेशन इनके पोइट्री में दिखाई पड़ता है और एक आइडेंटिटी सर्च करने की कोशिश करते हैं अपने पोएम के थ्रू। इन्होंने एमए इंग्लिश में किया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ इन्होंने आर.के. लागू प्राइज भी जीता वहाँ पे, और बाद में इन्होंने फिलॉसफी स्टडी किया बर्कबेक कॉलेज लंदन से। बहुत ही वर्सेटाइल पर्सन थे। पोइट्री के अलावा ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे, बहुत बड़ी बात है। एक क्लर्क भी रहे थे इंडियन हाई कमीशन में, एंड एडवर्टाइजिंग कॉपीराइटर भी थे, एक आर्ट क्रिटिक थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, एडिटर थे, बहुत ही फेमस है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि ये एडिटर थे किसके किस दो मैगजीन, ध्यान रखना है, क्वेस्ट या इम्प्रिंट, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप रेडी रखना है कि ये इनके एडिटर थे। इसके अलावा ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी अपने एडिटोरियल दे चुके हैं। ही वॉज प्राइमरली अ टीचर एट हार्ट, चूंकि टीचर ये थे, हृदय से टीचर थे, तो इनकी पोइट्री में भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ जो है पेडागोगिज बोन है, यानी वहाँ भी ये कुछ समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आयरनी बहुत आपको मिलेगा, आयरनी का मिश्रण मिलेगा इनकी पूरी पोइट्री में। जब आप बात करते हैं इनके लिटरेरी स्टाइल या मूवमेंट की, तो ये मॉडर्निटी के बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं, फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्स माने जाते हैं। ये एक अर्बन पोएट है, ग्रामीण क्षेत्र के पोएम नहीं, जैसे रोमांटिक पोएट थे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ग्रामीण क्षेत्र को दिखाते थे, लेकिन ये अर्बन पोएट थे, ग्रामीण क्षेत्र को नहीं दिखाते हैं। ये स्पेशली पोएट ऑफ बॉम्बे हैं, पोएट ऑफ सिटी हैं, तो ये सिटी के सिंबल्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। स्लम वगैरह इनकी पोइट्री में आपको मिलेगा। अगर इनकी टोन देखें तो बहुत ही रीजनिंग सेंसिबिलिटी है, बहुत ही पर्सनल, मॉडेस्ट, सेल्फ जो है डिप्रेसेटरी एंड डीपली आयरॉनिकल लिखते हैं ये। इंडियन इंग्लिश को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया है। इनका एक कलेक्शन है वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश, तो इस जो है कलेक्शन में इंडियनिज्म को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और सेटराइज करते हैं हाफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास हर कोई जानते हैं ना आप, वो इंग्लिश को कर रही है। उस समय इंडिया के लोग सोचते थे, आज भी यही है, अगर आप अंग्रेजी बोल लेते हैं अच्छा तो आपको माना जाता है कि आप बहुत मतलब आगे हैं, बहुत ज़्यादा सभ्य हैं, सिविलाइज हैं। और आज के 100 साल पहले सोचो क्या स्थिति रही होगी। तो उस समय तो इंग्लिश जानना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बात यह था कि जो मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास के लोग तो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते थे, उनकी लैंग्वेज भी वैसी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कॉपी करने की कोशिश करते थे। तो उनका इन्होंने जो वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश है, इसमें मजाक उड़ाने की, सटायर करने की कोशिश की है। और उसी तरह से उन्होंने पोएम भी लिखा है। तो एक आपके कोर्स में पोएम है मिस द पार्टी द फेयरवेल पार्टी पर मिस पुष्पा टीएस, वो बहुत ही फेमस पोएम है और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा जो इंडियन इंग्लिश जो है लिखने की कोशिश की है और सटायर के रूप में दिखाया है। अगर आप की पोएम्स की बात करें तो इनके जैसे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बहुत ही फेमस पोएम है। इसके अलावा इंटरप्राइज है, बैकग्राउंड कैजुअली है, पोएट लवर बर्ड वाचर है,
तो ये कुछ बहुत ही मेजर पोएम्स हैं जो आपको एकदम जानना ही चाहिए, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और फिर उसके बाद से इन्होंने कुछ ड्रामाज भी लिखे हैं, जैसे लन्नी हो गया, मैरिज पोएम हो गया, द स्लीप वॉकर्स हो गया, ये इनके कुछ ड्रामाज हैं। और यहाँ पर भी ये इंडियन मिडिल क्लास को जो है सेटराइज करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा इनको कुछ मेजर अवार्ड्स या ऑनर्स मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1983 में मिला है। किस वर्क के लिए मिला है? लेटर डे साम्स। ठीक है, ये कलेक्शन भी आप लोग को याद रखना है। पद्मश्री भी इनको मिला है 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और एक्सेलेंस अवार्ड मिला है इनको पोइट्री में अपने बेहतरीन योगदान के लिए। तो ये बड़ी चीजें हैं जो इनके जीवन में घटित हुई हैं, वो सारी चीजें हमने बहुत पॉइंट्स में आपको देने की कोशिश की है। एक बहुत बड़ी चीज है, आप सभी को बताऊं कि जैसे वर्ड्सवर्थ इस बात को मानते थे कि पोइट्री के बारे में उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। वो मानते थे कि जब आपकी फीलिंग बहुत पावरफुल होती है तो ये अपने आप बाहर आता है, आपको एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इनका मानना अलग है। अगर इनके आप पोइट्री को पढ़ेंगे तो ये कहते नहीं, हम बहुत मेहनत की जरूरत है। इनका एक बहुत ही फेमस पोएम है, पोएट लवर बर्ड वाचर। ठीक है, पोएट लवर बर्ड वाचर। तो ये जो पोएम है इसमें इन्होंने बताया है कि जैसे पोएट होता है, लवर होता है, बर्ड वाचर होता है, यानी जो शिकारी है, इन तीनों को बहुत प्रयास करना पड़ता है अपने चाहने वाले को प्राप्त करने के लिए। जैसे पोएट एक पोएम लिखना चाहता है तो आसानी से नहीं हो पाएगा, उसे बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा, वर्ड्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। लवर है तो उसे भी अपनी लवर को भाई अगर अपनी तरफ करना है तो ही हैज टू वर्क हार्ड, उसे भी प्रयास करते रहना पड़ेगा, तब जाके उसको मिलेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। और बर्ड वाचर में क्या है, शिकारी भी है तो वो भी एक जगह अपना निशाना साध के खड़ा रहता है, कोशिश करता है, पेशेंस रखता है। पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, पेशेंस की बात करते हैं। अगर पेशेंस वेटिंग आपके अंदर नहीं है तो आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं पा सकते। तो ये चीजें हैं, इस चीज को यहाँ पे इन्होंने बताया है, पोएट्री लव एंड नेचर। तो आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपको जो है अब हम एमसीक्यू की तरफ लेकर चलते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, इन विच ईयर वाज निसिम इचकिल बॉर्न? निसिम इचकिल का जन्म कब हुआ था? तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा 1924। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि इचकिल बिलोंग टू विच स्पेसिफिक जीविश कम्युनिटी इन मुंबई? किस जीविश कम्युनिटी से ये बिलोंग करते थे ये? तो ये बिन इजराइल जीविश फैमिली है जिससे ये कनेक्शन में थे। व्हाट वाज इजकिल फादर प्रोफेशन? इजकिल के फादर साहब क्या करते थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इजकिल के फादर साहब क्या करते थे, उनके प्रोफेशन को आप बताइए। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इनके फादर साहब क्या थे? प्रोफेसर ऑफ बॉटनी थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सब। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, इजकिल ऑफन अक्लेम्ड एज द फादर ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट? अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये अक्सर जो है फादर माने जाते हैं किसी लिटरेरी मूवमेंट के। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्ड्स जो लिटरेरी मूवमेंट है उसके ये फादर माने जाते हैं। In 1948 इजकिल सेल्ड टू इंग्लैंड टू स्टडी एट विच कॉलेज? ये 1948 में इंग्लैंड चले जाते हैं किसी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। उस कॉलेज का नाम क्या? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बर्बेक कॉलेज। अंडर विच फेमस फिलोसफर डिड इजकिल स्टडी इन लंदन? लंदन में किस फेमस फिलोसफर के अंदर में रह के ये पढ़ाई करते हैं? तो ये भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बड़े एसिस्ट थे जीएम जोट साहब, तो उनके अंडर में रह के इन्होंने अपनी पढ़ाई की, फिलोसफी की। What political party did इजकिल ज्वाइन एट द एज 18? 18 साल की अवस्था में इन्होंने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी। अब ये रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी कौन चलाता था? ये थे एमन रॉय साहब। एमन रॉय साहब जो है उनकी पार्टी थी, उसको इन्होंने ज्वाइन किया था। इजकिल सर्व्ड एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट विच यूनिवर्सिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश थे, ये किस यूनिवर्सिटी में थे? हु विल टेल? ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश थे। विच इंडियन सिटी इज द सेंट्रल सेटिंग एंड सिंबल इन मच ऑफ इजकिल्स पोएट्री? बताइए कौन सी जो है सिटी बार बार इनके पोएट्री में दिखाई पड़ती है? कुड यू गिव द आंसर?
तो फिर इसका जवाब होगा बॉम्बे। बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई, तो इनको बम्बई जम गई थी। इजकिल वाज अवार्डेड द पद्मश्री इन विच ईयर, इनको पद्मश्री मिला था, किस साल मिला था पद्मश्री इजकिल को, तो 1988। आगे बढ़ते हैं, ही ओन द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर विच पोएट्री कलेक्शन, किस पोएट्री कलेक्शन के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो लेटर द साम्स, इसके लिए इनको जो साहित्य अकादमी, ये सब याद होना चाहिए आपको, अब नहीं तो कब। आपको बहुत बार बोला कि अगर कोई बड़ा अवार्ड मिला है, चाहे नोबेल प्राइज, अगर नोबेल नहीं तो इंडिया में कोई प्राइज, उसे याद कर लीजिए। What menial job did Iskil take to earn his passage back to India from England? बताइए। तो ये जो है कौन सा छोटा सा काम, बहुत लो लेवल का काम इजकिल साहब ने किया, जब ये जो है इंडिया आना चाहते थे इंग्लैंड से, तो इनके पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने डेक स्क्रबर एंड कोल कैरियर का काम किया। सीख लो। आगे बढ़ते हैं, विच फेमस ब्रिटिश पोएट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इलियट्स अर्ली लाइफ, कौन सा ऐसा ब्रिटिश पोएट्स हैं जिन्होंने इलियट्स के अर्ली स्टाइल को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया, तो हैं एजरा पाउंड एंड टी.एस. इलियट, ये इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं, इन विच ईयर डिड इजकिल पास अवे, किस साल इजकिल की डेथ हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, 2004 में। इजकिल डाइड आफ्टर सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज, कोई बीमारी थी जिससे सफर कर रहे थे, तो याद रखिएगा अल्जाइमर। अल्जाइमर भूलने की बीमारी, अल्जाइमर जिसको हो जाता है बहुत ज्यादा भूल जाता, तो ये बहुत बढ़िया, अक्सर बुढ़ापे में लोग को हो जाता है, लोग भूलना का मतलब पहचान नहीं पाते अल्जाइमर में। अब आते हैं इनके मेजर पोएट्री कलेक्शन पे, जहां से क्वेश्चन आ सकता है मेजर थीम पे। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ इजकिल्स फर्स्ट बुक ऑफ पोएम, जो इनकी पहली बुक थी पोएम की, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था टाइम टू चेंज। विच कलेक्शन कंटेन्स 10 ब्रिलियंट पोएम इंक्लूडिंग इंटरप्राइज, कौन सा इनका कलेक्शन है इसमें 10 महत्वपूर्ण पोएम है, उसमें एक जो है इंटरप्राइज भी है, तो इसका नाम है द अनफिनिश्ड मैन। जब 10 ही पोएम है तो 60 पोएम तो होगा नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं, इजकिल इज ऑफन कॉल्ड द पोएट ऑफ क्या कहा जाता है इजकिल को अक्सर, पोएट ऑफ द सिटी, ये सिटी के पोएट थे। आगे बढ़ते हैं, द फ्रेज पोएट रास्कल क्लाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोएट रास्कल क्लाउन एक फ्रेज है जो इन्होंने खुद के लिए यूज किया है, ये इनके किस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम में, किस पोएम में है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत अच्छा, राकेश जी के लिए तालियां हो जाए, बैकग्राउंड कैजुअली। आगे बढ़ते हैं, इजकिल पोएट्री इज नोटेड फॉर इट्स, इजकिल की पोएट्री किस लिए फेमस है भाई, फेमस किस लिए है इजकिल की पोएट्री, तो सिंपल एंड कन्वर्सेशन, इनकी पोएट्री बहुत ही सिंपल है, कन्वर्सेशनल है, इसलिए लोग मानते हैं। Which collection reflect Eliot's experiment with LSD and spiritual crisis issues, बताइए कौन सा कलेक्शन जो है इनका स्पिरिचुअल इश्यूज पे बात करता है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हिम्स लिखा हुआ है, हिम्स क्या होता है, भजन होता है, तो स्पिरिचुअल इश्यूज पे भजन ही तो गाया जाएगा, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे। What does Iskil describe as his environment that reflect the growth of his mind, ये कहते हैं कि कोई भी पोएट है, जैसे मैं भी हूं, तो मेरे लिए जो है एक इन्वायरमेंट की जरूरत है, तो जो है उसमें क्या होगा कि मेरा ग्रोथ होगा। तो पोएट यहाँ पे बताइए, पोएट किसको इन्वायरमेंट की तरह डिस्क्राइब करता है, बताइए भाई। तो ये इंडिया बॉम्बे इनके लिए क्या है, एक सेटिंग है, एक इन्वायरमेंट है जिस पे ये लिखते हैं और यही इनके पोएम का ग्रोथ होता है, माइंड का। Which critic describe Iskil poetry as the honest saga of self discovery, कोई क्रिटिक है बड़े फेमस जो इनको कहते हैं कि इनकी जो पूरी पोएट्री है वो ऑनेस्ट सागा का मतलब होता है कहानी, सेल्फ डिस्कवरी की एक बहुत ही ईमानदारी से भरी हुई कहानी है। ये बात किसने कही है, Who has told this, जल्दी आइए फास्ट। तो ये बात कहा है विलियम वॉल्स ने, विलियम वॉल्स, कोई बात नहीं। इजकिल का जो है वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश, ये किस लिए फेमस है,
बताइए ये किस लिए फेमस? क्योंकि यहाँ पे बाबू अंग्रेजी या इंडियनिज्म की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द अनफिनिश्ड मैन वाज पब्लिश इन 1960 बाय विच प्रेस? अनफिनिश्ड पोयम जो है ये भी इनका एक कलेक्शन है जो पब्लिश होता है। ये किस किस प्रेस के द्वारा? अब आप कहोगे सर प्रेस इतना इंपॉर्टेंट थोड़े ना है, लेकिन उस समय एक ये प्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बड़े पोएट्स हैं, बड़े राइटर्स हैं, उन लोगों ने मिलकर इस प्रेस की स्थापना की थी। इसमें जो सबसे बड़े मेन नाम है पी लाल करके, पी लाल, पुरुषोत्तम लाल। तो उन्होंने जो है इस्टेब्लिश किया था राइटर्स वर्कशॉप को। बहुत ही फेमस था, उसके थ्रू जो है ये पब्लिश होता है अनफिनिश्ड मैन। अब आगे बढ़ते हैं। इनके बहुत फेमस पोएम्स हैं जो आप सबको जानने चाहिए। जैसे व्हाट इज द, सबसे पहले नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पे आते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द सेंट्रल इवेंट इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में सबसे मेन इवेंट क्या है? जल्दी से आप लोग जवाब देंगे, आई एम लिसनिंग। तो जवाब देंगे तो इसमें मेन क्या है भैया? अ मदर बीइंग स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, एक माता को जो स्कॉर्पियन जो है, स्कॉर्पियन एक बिच्छू काट लेता है, उसी पे भर कर थीम है ये। हाउ लॉन्ग डिड इट रेन बिफोर द स्कॉर्पियन इंटर द हाउस? बताइए कितने घंटे तक बारिश हुई थी स्कॉर्पियन के एंटर करने से पहले घर में? हाउ मेनी आवर्स? तो नियरली 10 आवर्स। 10 आवर्स आप पोएम में देखेंगे, एग्जैक्ट लाइन है। बाकी लोग भाई क्या हो रहा है? ये पोएम तो आप लोग पढ़े हैं, बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। टू व्हाट डच द पोएट कंपेयर द पीजेंट्स हु कम टू हेल्प? बहुत ही बेहतरीन है। ये जो पीजेंट्स हैं, जो किसान गांव के आते हैं, जो इनकी माता को हेल्प करने के लिए आते हैं, उनको उन्होंने किससे कंपेयर किया है? तो उन्होंने कहा था स्वाम्स ऑफ फ्लाइज। उनको बोला है स्वाम्स ऑफ फ्लाइज। व्हाट डिड द पीजेंट्स बज टू पैरालाइज द इविल वन? पीजेंट्स ने क्या बार बार बज रहे थे? बज मतलब आवाज एक साथ निकाल रहे थे, गुनगुना रहे थे। किस चीज के लिए गुनगुना रहे थे? किसका नाम गुनगुना रहे थे? क्या कर रहे थे वो? ताकि जो है, जो इविल है, जो बुराई है, उसको क्या किया जा सके? खत्म किया जा सके, पैरालाइज किया जा सके। तो इसका जवाब है नेम ऑफ द गॉड। आगे बढ़ते हैं। हाउ इज द फादर डिस्क्राइब इन द पोएम? फादर को इस पोएम में कैसे डिस्क्राइब किया गया है? कोई बात नहीं अनीता जी, फादर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? फादर कैसे? तो फादर स्केप्टिक एंड रेशनलिस्ट है, ध्यान रखिएगा। व्हाट डिड द फादर पोर ऑन द मदर्स बिटेन टो? जो माँ का बिटेन टो है उस पर फादर ने क्या किया? क्या गिराया? तो ध्यान रखिएगा, उस पर इन्होंने क्या गिराया था? हु विल टेल द आंसर? पैराफिन गिराया था। तो उस पे इन्होंने पैराफिन गिराया था, एकदम सही है। फिर उस पे आग लगा देंगे पैराफिन गिरा के। आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डिड द मदर सफर बिफोर द पेन सबसाइडेड? पेन जब खत्म हुआ उसके पहले माता जी कितने घंटे तक सफर करती हैं? तो इसका जवाब होगा 20 आवर्स। बहुत अच्छा भाई, आते ही जवाब दे रही। छाया भी जुड़ गई हैं, सोनम ठीक है, राकेश जी, 3 लोग लगातार जवाब दे रहे हैं। What was mother's final reaction to the sting? मदर का फाइनल रिएक्शन क्या था जब उसे पता चला, जब वो रिकवर कर जाती है तो वो क्या बोलती है? तो सी थैंक्स गॉड इट पिक्ड ऑन हर एंड स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन। वो ईश्वर को धन्यवाद देती है कि उसने अच्छा रहा कि उसने माँ को पकड़ा, माँ को काटा गया, बच्चों को छोड़ दिया। ये माँ का प्यार होता है भाई। अब आते हैं और कुछ मेजर पोएम्स हैं, जैसे इंटरप्राइज है, बैकग्राउंड कैजुअली है। तो इसको एक साथ देखते हैं। इंटरप्राइज इन अलिगरी ऑफ व्हाट? इंटरप्राइज किस चीज की अलिगरी है? अगर आप ध्यान दें तो बताइए। इंटरप्राइज अलिगरी है जर्नी ऑफ लाइफ का या ह्यूमन कंडीशन का। इन इंटरप्राइज व्हाट हैपेंस टू द ग्रुप्स एंथुसियाज्म एज द जर्नी प्रोग्रेस? जब जर्नी, एक्चुअली पोएट और उसके साथ के कुछ साथी हैं, ये किसी एक पिलग्रिमेज पे जाते हैं, समझ गए आप? इंटरप्राइज पोएम इसी पे है, पिलग्रिमेज पे जाते हैं और उस जर्नी पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, लेकिन जाते जाते इतना थक जाते हैं, जब लौट के आते हैं तो इनको लगता है कि क्यों ही हम गए थे। और इनको ये समझ में आता है कि चाहे जिस जगह चले जाओ, लेकिन घर से बड़ा कोई नहीं है, घर ही वो प्लेस है जहाँ अंतिम सुकून मिलता है। बढ़िया, तो बहुत बेहतरीन पोएम है। इन इंटरप्राइज व्हाट हैपेंस टू द ग्रुप एंथुसियाज्म एट द जर्नी प्रोग्रेस? जब जर्नी शुरू होती है तो लोगों के अंदर क्या जो है आपको दिखाई पड़ता है? जो ग्रुप का एंथुसियाज्म है वो कैसा हो जाता है? क्या वो बढ़ जाता है, क्या वो घट जाता है?
जल्दी बताइए। तो पहले तो लोगों के अंदर बहुत वो था, लेकिन फिर क्या होता है, इट टर्न्स इनटू डिस्कॉर्ड एंड डिसयूनिटी। ठीक है, तो जो ग्रुप का एंथुजियाज्म है वो कम हो जाता है। इन फाइनल लाइन्स ऑफ द इंटरप्राइज, जो लाइन है, होम इज द प्लेस वेयर वी हैव टू, क्या होम क्या है जहां पे आप क्या करते हैं, बताइए। तो होम इज द प्लेस वेयर वी गैदर एंड अर्न अवर ग्रेस, ये वाली एग्जैक्ट लाइन है। ठीक है, इन बैकग्राउंड कैजुअली, अब यहां आते हैं, इजकिल डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ रोमन कैथोलिक स्कूल। ठीक है, रोमन कैथोलिक स्कूल में जब इजकिल रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो आप सभी को ये बहुत ही फेमस लाइन याद कर लेनी चाहिए। ये अपने आप को कहते हैं, अ मगिंग ज्यू एमंग द वोल्फ्स, कहते हैं चारों तरफ वोल्फ्स हैं और मैं इनके बीच में एक ज्यू हूँ। ठीक है, बहुत बुरा हाल है, वहां बहुत एलिनेटेड महसूस करते हैं। What three companions shared Ezekiel's basement room in London? ये कहते हैं कि जो मेरा रूम है लंदन में, उसमें 3 कंपेनियंस थे मेरे पास। 3 कंपेनियंस कौन कौन से थे, तो आप सभी को पता है, गरीब थे तो पॉवर्टी थी, पोएट्री लिखते थे तो वो थी, और फिलॉसफी का अध्ययन ये कर रहे थे, तो ये तीनों को ये अपना फ्रेंड मानते हैं, ट्रिपल पी। इन बैकग्राउंड कैजुअली इजकिल स्टेट्स हिज कमिटमेंट इज टू, ये क्या मतलब बताते हैं, बैकग्राउंड कैजुअली में इनका जो स्टेटमेंट है, इनका कमिटमेंट है, वो किस चीज के लिए है, तो बताइए। इनका कमिटमेंट है टू स्टे वेयर ही इज, इनका कमिटमेंट है कि ये वहीं रहेंगे जहां के हैं ये। ठीक है, बॉम्बे या इंडिया, ये विदेश चाहे तो बहुत आसानी जा सकते थे, लेकिन कहते हैं नहीं। द हुडेड बुलक इन बैकग्राउंड कैजुअली रिफर्स टू द पोएट्स, जो हुडेड बुलक है वो वास्तव में पोएट के किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पोएट के एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ऑयल प्रेसर्स थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मेजर पोएम है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। कई बार तो नाम ही पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा पोएम इनका है, कौन सा नहीं है। तो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, फेयरवेल स्पीच के रूप में लिखा गया। बहुत अच्छा रहा जी। अब मिस गुप्ता इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन टू, ये फॉरेन क्यों जाना चाहती हैं, बताइए। टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट, ठीक है, अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहते, अपनी पर्सनालिटी, अपना कॉन्टेक्स्ट, यानी पैसा कमाना चाह रही हैं। द स्पीकर मेंशंस दैट मिस पुष्पा's फादर वाज ए रिनाउंड एडवोकेट, मिस पुष्पा के फादर एक बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट थे। कहाँ पे थे वो, कहाँ के बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट हैं, तो ये बुल्सन या सूरत के बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट हैं। What linguistic feature does इजकिल पोएट्री पैरोडी इन दिस पोएम, इस पोएम में जो है इजकिल की पोएट्री ने क्या पैरोडी किया है, कौन सी लिंग्विस्टिक भाषा से संबंधित चीजों की इन्होंने पैरोडी की है, हु विल टेल। तो इन्होंने यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंस्टेड ऑफ सिंपल प्रेजेंट। एक्चुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई पोएम नहीं लिखी जाती है, लेकिन ये पूरी तरह से पोएम को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखे हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ गुड पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, इसका टोन क्या है, तो अगर आप टोन देखेंगे तो इसका टोन है सैटिरिकल एंड ह्यूमरस। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इस पोएम को आप लोगों ने पहले भी, ये बहुत फेमस राइटर हैं, और अगर आप कभी भी इस पोएम को सुनेंगे तो बहुत आसानी से आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इस पे बात हो चुकी है अलग अलग तरीके से। पोएम भी बहुत अच्छी है, मैं आप लोग को इसका वो भेज दूंगा टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। द अदर नोटेबल पोएम में देखते हैं पोएट लवर बर्ड वाचर, बहुत ही बेहतरीन पोएम है, इसको देखते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड पोस्चर फॉर ऑल थ्री, ये कहते हैं पोएट लवर बर्ड वाचर को कि आप लोग को एक ही प्रकार का पोस्चर बनाना है, तीनों एक ही प्रकार से काम करते हैं। इनका क्या काम होगा, तो इनको स्टिल रहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, वेटिंग पेशेंटली, इनको अपनी बारी का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये पेशेंस नहीं है, स्टिल नहीं है, शांत नहीं है, तो फिर इनको बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है जो इनका टारगेट है। अब अगला एक पोएम है फिलॉसफी, फिलॉसफी पे चलते हैं। छोटे एक एक पोएम से एक एक क्वेश्चन हमने लिया है। फिलॉसफी जो पोएम है, व्हाट डज द पोएट क्लेम इज सुपीरियर टू फिलॉसफी, ये कहते हैं पोएट को कि कोई एक ऐसी चीज है पोएट जो कि फिलॉसफी से भी बेहतर है, वो कौन सी चीज है। पहले फिलॉसफी को बहुत बेहतर मानते हैं, फिर फिलॉसफी से भी बेहतर किसको मानते हैं,
पोइट्री को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। द रेलवे क्लर्क एक्सप्रेसेस ग्रीवांसेस अबाउट, रेलवे क्लर्क जो है किस चीज से रिलेटेड अपने ग्रीवांसेस को, कंप्लेंट को दिखाता है, एक्सप्रेस करता है, बता सकते हैं आप लोग। तो वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है और फैसिलिटीज बहुत ही खराब है। आगे बढ़ते हैं। आइलैंड, देखो एक एक पोएम आपको पकड़ रहा हूँ। आइलैंड में क्या होता है? एजकिल डिस्क्राइब बॉम्बे एज अ सिटी। अब बॉम्बे को किस तरह का सिटी बताते हैं आइलैंड में? तो स्लम्स एंड स्काई क्रैपर्स, ये ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, स्लम्स एंड स्काई क्रैपर्स। द पोएम लॉन यूजेस द ग्रोथ ऑफ अ ग्रास एज अ सिंबल ऑफ, बताइए जो लॉन पोएम है यहाँ पे जो है ग्रास के ग्रोथ को दिखाया गया है, ये किस प्रकार का सिंबल है? तो ये सिंबल है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। जैसे जैसे घास बढ़ता है वैसे वैसे ही स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। एक एक पोएम पे एक एक क्वेश्चन है। इन केस स्टडी द सब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पे जो केस स्टडी इसमें सब्जेक्ट कौन है उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो सब्जेक्ट यहाँ पे है द अनफिनिश्ड मैन, द अनफिनिश्ड मैन। आगे बढ़ते हैं। इन पोएम इन इंडिया, ये जो पोएम है इन इंडिया नाम से, ये कितने पार्ट्स में है? इन हाउ मेनी पार्ट्स दिस पोएम इज, बताइए। तो ये 4 पार्ट में पोएम डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। इन पोएम ऑफ सेपरेशन, ये जो सेपरेशन का पोएम है, द पोएट मेट हिज बिलवेड व्हेन ही वाज बर्निंग, बताइए। पोएम ऑफ सेपरेशन में पोएट जो है अपने बिलवेड से मिलता है, ठीक है, जब वो बर्न कर रहा था। किसको बर्न कर रहा था? सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, कश्मीर। चलो कोई बात नहीं है। When कश्मीर was burning, ठीक है, आपको लाइन पढ़ के सुना रहा हूं। Our love was happy when the bombs burst in कश्मीर, यानी कश्मीर में चाहे बम गिर रहा था लेकिन जो हमारा प्यार था वो कैसा था? वो हैप्पी था, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली सभी लोग जो नहीं पढ़े हैं वो क्या मार देंगे? हार्ट। कोई बात नहीं है। राकेश जी हर क्वेश्चन के लिए ट्राई कर रहे हैं, दैट्स गुड। व्हाट डज द कार्विंग ऑफ द क्रो सिग्निफाई इन द विस्टर? विस्टर इनका पोएम है, उसमें एक क्रो का डिस्क्रिप्शन है। तो उसका काव काव करना जो है किस चीज को जो है सिग्निफाई करता। तो ये तो बहुत इजी है। जब कौवा काव काव करता है तो क्या होता है? जब अक्सर करता है तो लोग कहते हैं कोई आने वाला है, कोई मेहमान आने वाला है, कोई रिश्तेदार आने वाला। अक्सर ऐसा होता था पहले, कौवे जो कुछ दिन पहले काव काव करने लगते थे और हमें पता चल जाता था हाँ कोई आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। द वुमेन ऑब्जर्व्ड, ये जो है टेक प्लेस इन विच सेटिंग, ये किस सेटिंग में जो है इसका जो है वो है, कहाँ पे है, कहाँ टेक प्लेस लेता है, इसकी सेटिंग क्या है? तो इसकी सेटिंग है एन आर्ट गैलरी। बहुत अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ प्लेज की ओर चलते हैं। आप एक बार देख लें तो आप लोग बताएं कि आप इनके प्लेज का आंसर बता पाएंगे कि नहीं। चलिए तो देखते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें से कौन सा एक प्ले इनके द्वारा लिखा गया? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। इन्होंने जो प्ले लिखा है वो लिखा है नलिनी। द प्ले द स्लीप वॉकर्स इज अ सटायर ऑन इंडियंस फैसिनेशन विद, बताइए जो ये प्ले है स्लीप वॉकर्स, ये वास्तव में सटायर है किस चीज का? जो इंडियन का एक फैसिनेशन है, बहुत ज्यादा झुकाव है उसके प्रति, क्या है उसके ऊपर जो है ये सटायर है। तो इंडियन क्या चाहते हैं? इंडियन अमेरिकन बनना चाहते हैं। ये जो भी अमेरिकन चीज है उसके प्रति बहुत ज्यादा झुकाव है, तो उसी पे सटायर है। ये बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। मैरिज पोएम डिपिक्ट्स द मिड लाइफ क्राइसिस ऑफ, जो मैरिज पोएम है ये मैं बस आपको जवाब दे दे रहा हूं, बस उतना ही आप अंडरलाइन कर लो और उतना ही आपको पढ़ना है इन पोएम से। कई अच्छे अच्छे पोएम्स है तो जो मैंने ले लिए हैं। तो जो मैरिज पोएम है
ये वास्तव में डिपिक्ट करता है मिड लाइफ क्राइसिस। आप किसके मिड लाइफ क्राइसिस को करता है? तो ये 2 कपल्स हैं, उनके मिड लाइफ क्राइसिस को शो करता है। विच प्ले पब्लिश इन 1993, एक प्ले है जो 1993 में पब्लिश हुआ था। ये डील करता है डेथ ऑफ यंग मैन, किसी यंग मैन के डेथ को डील करता है। उस यंग मैन का क्या नाम है? यंग मैन का नाम नहीं बताना है आपको, उस प्ले का नाम बताना है। तो प्ले का नाम है डोंट कॉल इट सुसाइड, बहुत ही बेहतरीन है। इजकिल बिलीव्ड प्लेस वुड बी रिटन फॉर, इजकिल का मानना था कि प्ले को किस लिए लिखा जाना चाहिए? भैया परफॉर्मेंस के लिए लिखा जाना चाहिए, रीडिंग के लिए थोड़े नहीं लिखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विच फेमस ड्रामाटिस्ट टेक्निक इन्फ्लुएंस इजकिल पोएट्री, बताइए कौन सा फेमस ड्रामाटिस्ट है जिसने इजकिल के प्लेज को प्रभावित किया था? तो उनका नाम है जीबी शाह, जीबी शाह से प्रभावित। निसिम इजकिल एडिटेड विच फेमस लिटरेरी जर्नल, ये तो क्वेश्चन आप सभी बताइए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से फेमस लिटरेरी जर्नल को निसिम इजकिल साहब ने एडिट किया था? विल गिव द आंसर। तो इसका नाम है क्वेस्ट। बहुत अच्छा जी, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। He was the secretary of which international literary organizations Indian branch, बताइए कौन लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन के इंडियन ब्रांच के ये जो है क्या थे? सेक्रेटरी थे। तो ये पेन है, पेन। आगे बढ़ते हैं। स्नेक स्किन एंड अदर पोएम, ये जो है ये ट्रांसलेशन है किसी मराठी पोएट के वर्क का। वो कौन से मराठी पोएट हैं जिनके वर्क का ट्रांसलेशन है? तो उस मराठी पोएट का नाम क्या है? हु विल टेल? तो इनका नाम है इंदिरा संत, ठीक है, इंदिरा। आगे बढ़ते हैं। निसिम इजकिल कोलैबोरेटेड विद whom टू ट्रांसलेट इंदिरा संत पोएम, इंदिरा संत के पोएम को ट्रांसलेट करने के लिए निसिम इजकिल ने किसके साथ कोलैबोरेट किया? बताइए वो कौन पर्सन है जिसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया? तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई, एग्जाम में आएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे अगर आप तैयारी नहीं। तो वृंदा नाबर, बहुत अच्छा जी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनके ओवरऑल पोएट्री को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू अरविंद कृष्ण मल्होत्रा, ये एक हिस्ट्री राइटर हैं और पोएट हैं और बहुत फेमस है। तो इन्होंने निसिम इजकिल के वर्क को बोला है कि ये क्लियर ऑफ ऑल बैगेज, इसके बीच में क्या आएगा? तो क्लियर ऑफ ऑल हिस्टोरिकल एंड माइथोपोएटिक बैगेज, इन सारी चीजों से बहुत क्लियर है। ये हिस्टोरिकल चीजों को अपनी पोएट्री में यूज नहीं करते हैं, कोई माइथोलॉजी की चीज को यूज है, बहुत सिंपल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज लिखते हैं। ये डे टू डे लाइफ की चीजें, सिटी की लाइफ की चीजें। इजकिल की जो स्टाइल है इसको ऑफन डिस्क्राइब किया था या तो प्रोजी या प्रोजेइक, तो याद रखिएगा। द टोन ऑफ इजकिल लेटर वर्क लाइक हिम्स इन डार्कनेस इज मोर, जो इजकिल के लेटर वर्क्स हैं उसके टोन में क्या आपको चेंज नजर आता है, क्या ज्यादा बढ़ जाता है? तो इनकी बात की जो पोएट्री वो बहुत ही लूज और हो जाती है और ही ज्यादा मेडिटेटिव हो जाती है। वेरी इंडियन पोएम्स इन इंडियन इंग्लिश ब्रेक द स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ, किस चीज के स्ट्रैंगल होल्ड को, यानी किसके होल्ड को ये तोड़ती है, बता सकते हैं? तो ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज था, ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिख रहे हैं ना, तो ये इसने बहुत सिंपल कि सी इज गोइंग ऐसे करके लिखते हैं, सी इज स्पीकिंग ऐसे करके उसमें इन्होंने कंटिन्यूअस का यूज किया है, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज किया है, बिल्कुल भी एक भी स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं किया है। अगर इस पोएम को पढ़ेंगे तो आप, तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को एक तरह से ब्रेक कर रही है, जो मिडिल इंग्लिश उस पर सटायर है। इजकिल इज ऑफन कंट्रास्टेड विद विच अदर इंडियन इंग्लिश पोएट, ये किसी दूसरे इंडियन पोएट से अक्सर इनको कंट्रास्ट में रखा जाता है, जिसकी फैसिलिटी क्या है, जो जिसके पास एक स्पेशल क्वालिटी हो, क्या है? प्रीटरनेचुरल का मतलब समझते हैं आप लोग? वही चीज जो वर्ड्सवर्थ का है, जो अपने आप आता है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। तो एक ऐसे पोएट हैं इंडियन इंग्लिश पोएट्री में जो कि बहुत ही नेचुरल माने जाते थे और मात्र 19 साल की अवस्था में ही बहुत बढ़िया बढ़िया पोएम लिखने लगते हैं, बहुत ही हाईली टैलेंटेड थे। वो मानते थे कि उनके पास अपने आप ही पोएट्री आ जाता है।
लेकिन ये कहते हैं भैया पोइट्री के लिए संघर्ष करना पड़ता है, निसिम स्किल। तो वो कौन है? डैम मोरेस है, याद रखिएगा। एक प्रोफेसर थे, बहुत तेजी से इनके फॉलोवर बढ़ रहे थे उस दौरान, और बहुत कम एज में ही बहुत हिट हो गए थे। व्हाट डज द स्किल कॉल हिज वन मैन लुनेटिक एजाइलम इन अ पोएम? ठीक है, तो बताइए क्या बोलते हैं वन मैन ल्यूनेटिक? ये अपने आप को वन मैन ल्यूनेटिक एजाइलम बोलते हैं। ठीक है, बताइए किसको ये बोलते हैं कि वन मैन लुनेटिक एजाइलम है? जल्दी से, फास्ट। तो अपने माइंड को बोलते हैं, उनका जो माइंड है उसको ये बोलते हैं, उसको रिफर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एजकिल वाज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू एक्सप्रेस मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंडियन क्या? तो मॉडर्न इंडियन सेंसिबिलिटी इन मॉडर्न इडियम। ठीक है, तो ये यहां पे सेंसिबिलिटी हो जाएगा ऑप्शन। विच क्रिटिक नोटेड दैट एजकिल इज मेडिसिनल टू द हिस्ट्री ऑफ फार्म्स? ये ऐसे याद करना है, कौन से क्रिटिक नोट करते हैं या कहते हैं कि एजकिल जो है मेडिसिनल है इन द हिस्ट्री ऑफ फार्म्स? तो ये बोलते हैं अरविंद कृष्ण मल्होत्रा। आगे बढ़ते हैं। इन द कंपनी आई स्लीप, ये इनका एक पोएम है। इसमें एजकिल सैटराइज करते हैं पोएट्स को, जो कैसे हैं, कैसे पोएट्स को जो है सैटराइज करते हैं, जो कि स्टफ्ड आउल्स हैं, जो इमिटेट करते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, एजकिल पोएट्री ऑफन यूजेस, एजकिल अपनी पोएट्री में हमेशा यूज करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं? टू पंक्चर हम्बग। हम्बग समझते हैं आप लोग? हम्बग का मतलब क्या होता है, बताइए। हम्बग का मतलब समझते हैं आप लोग? कोई बात नहीं है। हम्बग का मतलब होता है पाखंड, दिखावा। तो ये पाखंड को जो है पंक्चर करने का मतलब क्या होता है? खत्म करने के लिए। तो जो पाखंड है, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा शो करते हैं ना, जैसे इंग्लिश का शो हम करते हैं बहुत ज्यादा कि अरे है, जो थोड़ी भी इंग्लिश जानता है वो बहुत ज्यादा शो करने की कोशिश करता है। तो मिस गुड द पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस में जो लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो वो इसीलिए तो यूज करते हैं ताकि वो जो पाखंड है, जो दिखावा है, जो शोबाजी है, यस, जो ऑस्टेंशियस नेचर है हमारा, उसको क्या करना चाहते हैं? उसको पंक्चर करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए वो आयरनी का यूज करते हैं, या तो यहाँ सटायर होना चाहिए, आयरनी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आयरनी विल बी द राइट आंसर। भाई कहाँ रहते हैं आप लोग? अब रुचि आ रही है, अब इनका गुड मॉर्निंग हो रहा है। जब आपसे बताए थे कि क्लास 9 बजे चलेगी, तो 9 बजे के आसपास कहाँ थे आप लोग? अब हमने जल्दी जल्दी में देखा कि भाई कम लोग हैं, तो हमने फिर जल्दी जल्दी खींचा चीजों को। ठीक है, आप लोग पहली बात कोशिश करिए कि हमेशा टाइम से रहा करिए। हाँ, मुझे नहीं पता चला है क्यों क्लास चली थी, तो क्लास में बताया था मैंने। कहाँ थी आप क्लास में सुबह वाली? चलिए कोई बात नहीं है। तो आपको मैं सच बताऊं, ये जितने अच्छे लेवल, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे। आप सभी को पहली बार इतने ढेर सारे निसिम स्किल के पोएम का नाम पता चला होगा। मैंने कोशिश की है कि जो भी पोएम लूं उससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लूं, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इससे क्या होगा, और वही मैंने 1 या 2 क्वेश्चन लेने की कोशिश की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में संभावना है। तो आपको मैं बताऊं कि ये जितने भी पोएम्स जैसे मैंने लिए हैं, जैसे आपका पोएम है, पहले तो ये प्लेज है, किसी को भी आपको डीपर लेवल पे नहीं पढ़ना है। जितना मैंने यहाँ दे दिया बस इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, और आपके बैकग्राउंड स्टडी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले ली है, जितने भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे क्वेस्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लिटरेरी जर्नल को जो है इन्होंने एडिट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा जो है और भी मैंने बहुत ढेर सारे पोएम की बात की है, जैसे द विस्टर पोएम है, तो ये आपने कभी नहीं सुना होगा, और वुमेन ऑब्जर्व्ड पोएम है, ये भी नहीं सुना होगा। लेकिन आपको इसको अब अंदर जाके नहीं पढ़ना है, आपको इस पोएम से जो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, सिर्फ उसी क्वेश्चन को तैयार करना है।
पोयम ऑफ सेपरेशन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन तैयार करिए। इन इंडिया एक पोयम है, ठीक है। तो जितना मैंने दिया है, केस स्टडी एक पोयम है, तो सिर्फ उतना ही आपको तैयार करना है। लॉन एक पोयम है, तो जो हमने आपको दिया है सिर्फ उतना ही पढ़िए, और एक जनरल सा अपने दिमाग में आइडिया रखिए कि ये भी पोयम इन्होंने लिखा है, क्योंकि कई बार तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ इनमें से कौन सा पोयम इन्होंने लिखा है या कौन सा पोयम इन्होंने नहीं लिखा है। तो मैंने सारे मेजर पोयम्स आपके लिए ला दिया है। अब आपको कौन से पोयम्स को पढ़ना है वो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि वो 4 ही पोयम है। जैसे अगर आप ध्यान दें तो मेजर पोयम के नाम से मैंने आपके सामने रखा हुआ है, और सबसे पहला मेजर पोयम में नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन दिया है, जो आपसे मैं आशा करता हूं कि इसे बहुत बढ़िया से आप एक बार जाके फिर से पोयम को देख लेंगे। हालांकि सारी चीजें हमने ले ली है यहाँ पे, लेकिन एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक बार पोयम को फिर से देख लीजिए, विकिपीडिया पे भी है। इंटरप्राइज एंड बैकग्राउंड कैजुअली, इसको भी देख लीजिए, आपको नोट्स में हमने दिया है। फिर इसके बाद से जो है, जो अगली पोयम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। ये 4 पोयम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक और पोयम है और जिसका नाम है पोएट लवर बर्ड वाचर। तो ये 5 पोयम तो कम से कम प्लीज आप लोग देख ही लें। मैंने आप सभी से कहा था मैं आप लोगों को एक बेहतरीन नोट शेयर करूंगा। अगर आप लोग को जरूरत हो कि आपके पास पोयम्स नहीं है, आपके पास मैटर नहीं है पढ़ने का, तो आप लोग मुझे बताना, तो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। वो बहुत मोटी मोटी वो है, तो मुझे लगता है मुझे शेयर नहीं करना चाहिए। अभी फिलहाल आप मेरे नोट्स जो मैंने आपको दिया है, आप वहीं से सारी चीजों को कवर करिए। अगर उसमें भी कोई चीज नहीं मिल रहा है, जैसे ये जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ये मैंने जो आपको पीजीटी की नोट्स दी है, उसके अलावा भी मैं कुछ दूसरे अपने जो नोट्स हैं वहां से सारी चीजें बना के ले रहा हूँ कि कुछ भी छूटे ना। ये मेरी कोशिश है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई चीज कमी है तो आप मुझे बताना, वो निश्चित तौर पे आपको जो है हम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग इसे बहुत तेजी से रिवाइज करिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने दे दिए हैं, और जीआईसी वालों को तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। गारंटी के साथ बता रहा हूं कि जीआईसी का एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, तो जीआईसी वालों के लिए तो पर्याप्त है। लेकिन जो यूपी पीजीटी वाले हैं, उनके में थोड़ा सा और डीपर लेवल यदि आए तो कम से कम वो तैयार रहें। इसीलिए जो बड़ी पोएम्स हैं उनको थोड़ा सा और पढ़ लें आप, बस इतना ही कहना है। इसी के साथ आपके निसिम स्किल एंड होते हैं, ठीक है। और ये जो निसिम स्किल पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए हैं, 2 ही पेज का है, आप ये 2 पेज का है, इसको आपको लोग को मैं भेज देता हूँ, इसे आप लोग रीड कर लेंगे। बहुत बेहतरीन पॉइंट्स हैं, ये आज की क्लास में शुरू में ही मैंने दिखाया था। अब एक बार मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ, जैसे नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है। तो इसमें देखिए बहुत मेजर चीज है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में अगर आप देखें तो आपको जक्स्टापोजिशन दिखाई पड़ता है, किसका? सुपरस्टिशंस का। सुपरस्टिशंस कौन रिप्रेजेंट करते हैं? जो गांव वाले लोग हैं। और रैशनलिज्म को कौन रिप्रेजेंट करता है? जो पोएट के फादर हैं। तो उनके बीच में जक्स्टापोजिशन को दिखाया गया है, ठीक है। और आप पूरी पोएम एंड में कैसे दिखाई पड़ती कि एक मदर का सेल्फलेस लव दिखाया गया है इस पोएम में। तो बहुत बेहतरीन तरह से मैंने मेन पॉइंट्स दिया है यहाँ पे। डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम रिप्रेजेंटेड विद इविल, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई पड़ता है। इंटरप्राइज पोयम जो है, मैंने बताया आपको कि एक जर्नी के बारे में दिखाया गया। एक पिलग्रिमेज पे जो है कुछ लोग हैं पोएट के साथ जो मिलके जाना चाह रहे हैं, लेकिन अंत में जो है अपने आप को निराशा में पाते हैं, क्योंकि कुछ बेहतर मिलता नहीं है। तो उस पोयम की जो सबसे अंतिम वाली स्टैंजा में एक लाइन है जो बहुत ही फेमस है, इस लाइन को सभी लोग याद रखना। होम इज वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, यानी होम एक ऐसा प्लेस है जहां हम सभी को अंत में आना पड़ता है। अगर हम ग्रेस चाहते हैं, कुछ शांति चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बेहतर चाहते हैं, अगर हम कुछ बेहतर महसूस करते हैं, तो वो घर ही है, हमारा खुद अपना घर। बाहर हम चाहे जितने बड़े पिलग्रिमेज पे चले जाएं, हमें वो शांति सुख नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो है। इसी प्रकार से बैकग्राउंड कैजुअली हमने पोएम आपको दिया, और सबसे लास्ट में पोएट लवर बर्ड वाचर जो बहुत ही बेहतरीन है। इसमें इन्होंने बताया है कि चाहे आपको पोइट्री लिखना हो, चाहे आपको लव प्राप्त करना हो, चाहे नेचर के किसी भी एलिमेंट में आप जो है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उन तीनों के लिए क्या जरूरत है? आपको जरूरत है इस चीज की, पेशेंट वेटिंग। आपको वेट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कीप पेशेंस। अगर हड़बड़ी में चाहोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ शांत रहना पड़ेगा। तो ये मन को शांत रखोगे, बहुत ही पेशेंटली वेट करोगे, तो निश्चित तौर पे ये तीनों चीजें मिलेंगी, हड़बड़ी में नहीं मिलेगा। ठीक है।
बिल्कुल, फ़रोश ने कहा था अर्थ इज द राइट प्लेस ऑफ लव। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई। तो ये 4 पोयम और एक 5वां पोयम गुड बाय पार्टी फॉर मिस सुस्पाटियस, इतनी चीजें आपको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेंगे। तो भाई मजा आया आप लोग को? जो 75 क्वेश्चन हमने कराए कैसे लगे आप लोग, दिल और मन से बताइएगा। मजा आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं। अब आप लोग को मैं बताऊं कि एक सिर्फ राइटर आपके कोर्स में बचे हैं। क्या हमने वाल्ट विटमैन को नहीं कराया? अगर नहीं कराया है तो ठीक है, करा देंगे। सिर्फ वाल्ट विटमैन आपके कोर्स में बचे हैं, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, हम मॉर्निंग में नहीं करेंगे, वाल्ट विटमैन को इवनिंग में ही करेंगे, ठीक है। कल का मुझे पता नहीं कि कल मेरी एग्जाम में ड्यूटी रहेगी कि नहीं। अगर एग्जाम में ड्यूटी नहीं रहेगी तो कल ही करा देंगे वाल्ट विटमैन को, और इस तरह से आपका पूरा पीजीटी का सिलेबस खत्म हो जाएगा और जीआईसी का भी सिलेबस खत्म हो जाएगा। केवल जीआईसी में एक राइटर बचे हैं जिनका नाम है टेड ह्यूग्स। तो टेड ह्यूग्स को जो है हम जो है टेड ह्यूग्स को करा देंगे थोड़ी समय बाद, रुक के आराम से। अभी आप पीजीटी का एग्जाम दीजिए, बाकी जितना भी पढ़ा दिएगा उसे रिवाइज करिए। बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेज में मैंने आपको हर एक पोयम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देने और बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो सभी को आज के लिए गुड डे। मिलते हैं आप सबसे। क्लास को मैं अपलोड कर दूंगा, फिर से आप देख लेना। अभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहे हैं, डोंट वरी। पीडीएफ आप लोग को अब मिल जा रहा है, अच्छा लग रहा है।